नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए आज का दिन काफी खास रहा। प्रियंका गांधी ने आज वायनाड से अपना नामांकन दाखिल कर लिया है, आप जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी को कुछ इस अंदाज में चुनावी मैदान में उतारा गया है कि बीजेपी हक्का बक्का रह गई है। आप जानते हैं कि बीजेपी या मोदी शाह यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से जब भी गांधी परिवार पर हमला किया जाता था तो सबसे पहला तीर परिवारवाद का ही निकलता था। आज उसी तीर को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी ताकत की तरह पेश किया है। आप सोच रहे होंगे कि क्या कह रहा हूं मैं। बिल्कुल सही कह रहा हूं। दरअसल वायनाड राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। 2019 और अभी 2024 में राहुल गांधी ने यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार रायबरेली में भी राहुल गांधी जीते और रायबरेली की सीट बरकरार रखते हुए वायनाड सीट को राहुल गांधी ने छोड़ दिया। ऐसे में उपचुनावों में कांग्रेस यहां से किसी मजबूत नेता को ही खड़ा करती, लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था कि प्रियंका गांधी ही अब उनकी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएंगी। और आज दोनों भाई बहन ने एक दूसरे का साथ देते हुए परिवार की महत्ता को देश के सामने पेश कर दिया। प्रियंका ने अपने बड़े भाई राहुल गांधी का साथ देने के लिए वायनाड के लोगों का आभार माना और अपने लिए उनका समर्थन मांगा। वहीं राहुल गांधी ने बताया कि उनकी छोटी बहन किस कदर अपने दोस्तों और परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहती हैं और वायनाड उन दोनों के लिए पहले से ही परिवार की तरह है। मतलब साफ है कि यहां भी ये दोनों भाई बहन अपने परिजनों का ध्यान रखेंगे, परिवार वालों का ध्यान रखेंगे। राहुल ने तो यहां तक कह दिया कि वायनाड एकमात्र संसदीय क्षेत्र होगा जहां 2 सांसद रहेंगे, एक आधिकारिक तौर पर जो चुन के जाएगा और एक गैर आधिकारिक तौर पर जो राहुल गांधी अब हैं वहां पे। तो ये बात राहुल गांधी यहां आज कह रहे थे। आइए सबसे पहले राहुल गांधी को ही सुनते हैं, इसी बात को सुनते हैं। इंग्लिश में भाषण दे रहे थे, मलयाली में ट्रांसलेशन हो रहा था। ट्रांसलेशन मलयाली में बहुत शानदार ढंग से हो रहा था, बहुत उत्साह के साथ ट्रांसलेशन भी हो रहा था और काफी उत्साह के साथ ये कार्यक्रम और उसमें भाषण। सुनिए जरा राहुल गांधी को। I'd like to remind you, in case you forget, that Wayanad is the only constituency in the country that has 2 members of parliament. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വയനാട് ഈ രാജ്യത്തെ ഒരേ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാണ്. അതിന് 2 ജനപ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലുള്ള ഒരേ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാണ് വയനാട്. One is the official member of parliament and the other is the unofficial member of parliament. അതിലെ 2 ജനപ്രതിനിധികൾ, ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് വയനാടിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ. രണ്ടാമത്തെ ആൾ വയനാടിന്റെ അനൗദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടാവും. And they will both work together to protect the interests of the people of Wayanad. चलो, तो हम दोनों साथ साथ लड़ेंगे और यहाँ के की जनता के लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए यहाँ लड़ेंगे नहीं बल्कि काम करेंगे। ये बात यहाँ कह रहे थे राहुल गांधी। तो जिस परिवारवाद के नाम पर बरसों बरस बीजेपी ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमले किए, उसे एक झटके में राहुल और प्रियंका ने ध्वस्त कर दिया है वायनाड में। बीजेपी ने उम्मीद नहीं की होगी कि उसकी रणनीति इस तरह फेल हो जाएगी, लेकिन अभी तो शायद आगे उसे और झटके मिलेंगे। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं दोस्तों। आगे हम बढ़ेंगे और बहुत सारी बातें रखेंगे, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी को आप देख रहे हैं, उनकी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रियंका गांधी आज जब मंच पे पहुंची, इस रैली के मंच पे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा सुन लेते हैं, सुनिए। When I was 17 years old, I campaigned for the first time for my father in the 1989 general election. It is now 35 years. I have campaigned for my mother, I have campaigned for my brother, for many of my colleagues. That it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself, and it is a very different feeling. I am deeply grateful to Congress President Mallikarjun Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad, and to my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Wayanad. It is my honor to represent you.
if you give me a chance. तो प्रियंका गांधी को अभी आप सुन रहे थे, भावुक हो गई प्रियंका गांधी। 35 साल से चुनावी राजनीति को बहुत नजदीक से देखती आई हैं और चुनाव लड़वाते आई, लेकिन आज खुद चुनाव लड़ रही हैं, चुनावी मैदान में हैं और ये पल प्रियंका गांधी के लिए भावुक होने का पल है भी। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी भावुक होते हुए नजर आए और भाई और बहन के रिश्ते को यहाँ राखी से कैसे उन्होंने यहाँ राखी का जिक्र करते हुए कैसे उसकी तुलना की, उसकी बात रखी है, जरा ये भी सुन लेते हैं राहुल गांधी को एक बार फिर से सुनिए। I also need a favor from you. See, I have this Rakhi on my hand that she made. I don't take it off until it breaks. And this is a symbol of a brother's protection for his sister. And that is why I ask the people of Wayanad, in fact, I request the people of Wayanad that look after my sister and protect my sister. She will put her entire energy into looking after the people and the problems of Wayanad. And don't forget, I am your unofficial member of parliament, so I am also allowed to come here and interfere and do the work in Wayanad. तो सुन रहे थे आप यहाँ राखी का जिक्र करते हुए और प्रियंका गांधी की बात और वायनाड से कनेक्शन, ये सारी बातें यहाँ राहुल गांधी रख रहे थे। उधर प्रियंका गांधी को भी आपने सुना और इन सब के बीच बीजेपी को शायद उम्मीद नहीं रही होगी कि उसकी रणनीति किस तरह से फेल हो सकती है और खासकर वायनाड के मसले पे, लेकिन अभी तो शायद उसे और झटके आगे लगेंगे क्योंकि अब तक अकेले राहुल गांधी के सवालों से बीजेपी परेशान रहती थी और अब प्रियंका गांधी भी लोकसभा में मुद्दों को उठाकर, जी हां, सदन के अंदर मुद्दों को उठाकर मोदी सरकार को प्रियंका गांधी भी घेरेंगी अगर ये चुन के जाती हैं तो। वैसे भी कांग्रेस के साथ साथ देश के एक बड़े तबके को इंतजार था कि प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में कब उतरेंगी। कई बार उन्हें चुनाव लड़ाने की मांग करने वाले पोस्टर लगे। आप याद कीजिए, पिछले दिनों ही जब अभी लोकसभा का जो चुनाव बीता है, उस चुनाव में भी वाराणसी से चुनाव लड़वाने की बात प्रियंका गांधी के लिए हो रही थी। इंदिरा गांधी जैसी उनकी छवि है, आप जानते हैं, और उस छवि के कारण कांग्रेसी चाहते रहे हैं कि प्रियंका गांधी उसी छवि के साथ और उसी तेवर के साथ संसद के अंदर पहुंचे। और आज जब प्रियंका ने नामांकन दाखिल किया तो कांग्रेसियों के साथ साथ वायनाड की जनता में जो उत्साह देखा गया वो अभूतपूर्व था। खैर, महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी हलचल के बीच दोस्तों, वायनाड उपचुनाव में उठी एक नई लहर से देश का सियासी माहौल बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, ये तय मानिए। और इधर आज एक और बड़ा बदलाव हुआ है जब पूरे 5 साल बाद चीन के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठक हुई है। दोनों की बायलैटरल मीटिंग हुई है और वो भी कजान में, रूस का शहर कजान, और वहां पर ब्रिक्स समिट, और उस समिट में ये दोनों नेता, पड़ोसी देश हमारा चीन, उसके साथ पिछले 5 साल से लाल आंखें दिखाने की हम बात करते रहे हैं और ये हाथ दोनों थामे हुए एक दूसरे के, ये आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के साथ में, चीन के राष्ट्रपति के साथ में मुलाकात, और कल रूस के राष्ट्रपति के साथ, पुतिन के साथ भी मुलाकात हुई थी। रूस के कजान शहर में दोनों नेता ब्रिक्स सम्मेलन के लिए पहुंचे हुए हैं। ये दोनों जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी मोदी और शी जिनपिंग, और दोनों के बीच चर्चा हुई है। अब इस चर्चा से देश को क्या हासिल होगा? क्या चीन की अतिक्रमणकारी नीति पर रोक लगेगी? क्या अरुणाचल प्रदेश पर उसका दावा बंद होगा? क्या गलवान के शहीदों के साथ इंसाफ होगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जनता मोदी सरकार से जानना चाहेगी, मांगेगी। और साथ ही एक अहम सवाल यह भी है कि 5 सालों में ऐसा क्या बदल गया कि चीन के साथ चर्चा के लिए भारत राजी हो गया? और क्या मोदी की इस पहल से अब बीजेपी में बैठे उन राष्ट्रवादियों को तकलीफ नहीं होगी जो बार बार राहुल गांधी पर चीन का एजेंट होने का आरोप लगाते रहे हैं? यानी भारत चीन संबंधों पर अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है, लेकिन इधर देश में सियासी माहौल में जो गर्माहट है उसका कितना असर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर पड़ेगा, यह भी देखना होगा। और इसके साथ साथ वायनाड से जो लहर उठी है वो लहर कहां तक जाती है और इस लहर के तहत कैसे विपक्ष जो है मजबूत दिखाई देगा और इस लहर के तहत कैसे पांव उखड़ेंगे बीजेपी के, ये भी हम देखेंगे। वायनाड उपचुनाव है और उस उपचुनाव की लहर की बात मैं कर रहा हूं। यह तस्वीर देख लीजिए आप, ये वायनाड की तस्वीर है। तो बहुत कुछ है दोस्तों आज इस पिटारे में। आइए न्यूज पॉइंट की शुरुआत करते हैं और सवाल यही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक बैठक से लेकर विधानसभा के चुनाव और उपचुनावों तक बीजेपी की रणनीति और कांग्रेस के दावे पर
आज देखते हैं कि इसमें कितना दम है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। और फिर इस बीच एक खबर और भी बता दूं साथियों के बीच जाने से पहले। अभी देखिए, पहले स्क्रीन पे आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, सुनील शुक्ला जी, शकील अख्तर जी और अमलिंदु उपाध्याय जी, आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका भी। और सबसे बड़ी बात, यहां ब्रेकिंग न्यूज देखिए, शिवसेना यूबीटी, शिवसेना उद्धव गुट, यहां 65 उम्मीदवारों के नाम का इन लोगों ने ऐलान कर दिया है। 65 उम्मीदवारों का शिवसेना उद्धव गुट ने 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, और इसके साथ पहली लिस्ट है जारी हो गई है। और अभी नाना पटोले और संजय राउत दोनों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। थोड़ा सा उधर भी चलेंगे तो बहुत कुछ आज हलचल बिल्कुल। जरा सुनते हैं क्या कुछ चल रहा है और ये बाइट सुन लेते हैं पहले, इसमें क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही है। नाना पटोले सुनते हैं। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी, इतना भी आपको अवगत कराता हूँ। थैंक यू। तो सुन रहे थे आप यहां नाना पटोले को, और 65 प्रत्याशियों की लिस्ट इधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना ने ऑलरेडी जारी कर दिया। 85 सीटों पर उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना और शरद पवार गुट एनसीपी, ये दोनों 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और 18 सीटें जैसे बता रहे थे ये वो अपने सहयोगियों को, साथियों के लिए, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी भी होगी और भी कई दल होंगे जिनके लिए इन्होंने छोड़ा है और बच गए, यानी 85 प्लस 18 मिलाकर 188 और 100 सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए। और ये मोटा मोटी अभी ये दिखाई दे रहा है जो खबर अभी तक आ रही है। 18 सीटों की बात यहां आपने सुन ली सीधे नाना पटोले के मुंह से। 85 सीटों पर लड़ेंगी ये दोनों पार्टियां और 18 सीट इनके लिए, और बच गई 100 सीटें। इन 100 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी तक की खबर यही है। सीधा आना चाहता हूं जरा जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, बहुत कुछ देख रहे हैं आप इन सब में, पहली प्रतिक्रिया कहां से शुरू करें, महाराष्ट्र से या वायनाड से या कजान से? शुरुआत तो महाराष्ट्र से करनी चाहिए क्योंकि अभी वहाँ पे सीटों का तालमेल होना बाकी है महायुति का। और लगभग खबर आ रही है कि जो इंडिया गठबंधन है, अब इंडिया गठबंधन, और झारखंड में भी अब इंडिया गठबंधन ही है। तो एमवीए के अलावा भी वहाँ पे जो समाजवादी पार्टी या झारखंड में आरजेडी वो सीटें लड़ रही, तो इंडिया गठबंधन दोनों जगह चुनाव पे है। और वहाँ पे मुद्दों के आधार पे, वहाँ पे सीट अलायंसेस के आधार पे बीजेपी को कड़ी चुनौती है। बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती कई जगह से है। और आजकल प्याज के दाम आंसू रुला रहे हैं यहाँ पे, और प्याज जो है वो चुनाव में भी काफ़ी आंसू निकलवाएगा। तो उस पर मैं सेकेंड राउंड पे बात रखूँगा। जहाँ तक वायनाड की बात है राजीव जी, वो देखिए प्रियंका गांधी का लोकसभा में आना, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, अगर वो जीतेंगी तो लोकसभा में आएंगी और जीतेंगी ही काफ़ी। केरला में 18 सीटें यूडीएफ के पास, अभी राहुल गांधी की सीट मिला के 18 सीटें यूडीएफ के पास है। और यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश राजीव जी ये जाता है कि दक्षिण भारत ने कांग्रेस का साथ दिया है हमेशा।
उन दिनों भी साथ दिया जब उत्तर भारत से कांग्रेस इमरजेंसी के बाद साफ हो गई थी, जी। और दक्षिण भारत से सोनिया गांधी ने भी अपनी जो राजनीतिक पारी है वो दक्षिण से शुरू की। राहुल गांधी जब अमेठी से चुनौती आई तो वो दक्षिण भारत से जीत कर आए। तो दक्षिण भारत को कांग्रेस भी वापस जो है प्रोटेक्ट करना चाहती है, और बीजेपी बहुत कोशिश करती है कि दक्षिण भारत में किसी प्रकार से एंट्री हो जाए। केरला में आंशिक तौर पे इस बार हो गई, लेकिन आप देखिए कि कर्नाटका स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं, तेलंगाना, बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, बावजूद उसके वो दक्षिण का दुर्ग जो है वो भेद नहीं पाई। एकमात्र जो थोड़ा बहुत जो एक जिसको कहें कि एक एल्बो रूम इनको मिला वो चंद्रबाबू नायडू के थ्रू आंध्र प्रदेश में। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी तेलंगाना में, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में, आंध्रा में सत्ता से बाहर है। आंध्रा में आंशिक तौर पे, बाकी राज्यों में सत्ता से बाहर। तो बीजेपी की बहुत कोशिश तमिलनाडु को लेकर रही है। आप देखिए किस तरीके से तमिलनाडु में भी वो ध्रुवीकरण और तमाम तरीके की राजनीति करते रहे। प्रियंका गांधी की एंट्री इसलिए बड़ी मजबूत है वहां पे कि वो उत्तर को दक्षिण से और कांग्रेस के दक्षिण और कांग्रेस के बीच में एक बड़े मजबूत ब्रिज का काम करेंगी जी। तो इस खातिर वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो लोकसभा में रिप्रेजेंट करेंगी केरला को और वायनाड को, तो ये एक बड़ा संदेश देश की राजनीति में होता है, खासकर उस वक्त जब एक ऐसी सरकार हो जो एकीकृत सरकार है, जहां पे फेडरल प्रिंसिपल्स को, संघीय सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया गया है। और ऐसे वक्त अगर दक्षिण भारत का मजबूत रिप्रेजेंटेशन दिल्ली में है, संसद में होगा, तो इसका बड़ा अच्छा सकारात्मक संदेश जो है देश की राजनीति में जाएगा। दूसरी बात, जो प्रियंका गांधी की व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, जिस तरीके से वो बोलती हैं, लोकसभा में कांग्रेस को बहुत ताकत मिलेगी और बीजेपी को एक नया चुनौती लोकसभा के अंदर मिलेगी। और ओम बिरला जी के लिए काम बढ़ गया है। जब वो विंटर सेशन में अब आएंगी तो ओम बिरला जी के लिए काम काफी बढ़ जाएगा। जी राजीव जी, ओम बिरला जी के लिए काम बढ़ जाएगा। विंटर सेशन की बात कर रहे हैं, विंटर सेशन को बहुत नज़दीक से कवर करेंगे हमारे साथी शकील अख्तर जी, और भी क्या क्या वहाँ हो रहा है उसको भी बताएंगे। राज्यसभा लोकसभा दोनों में प्रियंका गांधी अगर जीत के आती हैं तो लोकसभा में रहेंगी और एक काम और बढ़ जाएगा, जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं। लेकिन शकील अख्तर जी, वायनाड की लहर कहाँ तक? दिल्ली तक, महाराष्ट्र तक या झारखंड तक? देखिए, आज जो है नॉमिनेशन से पहले वायनाड में जो प्रियंका गांधी का जुलूस निकला वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इतनी भीड़, इतना उत्साह, इतना उल्लास बहुत कम देखने में मिलता है। और जो ये बता रहा है कि ये परिवार और कांग्रेस दोनों, उत्तर और दक्षिण दोनों जगह समान रूप से लोकप्रिय है। और देश में और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, खुद को राष्ट्रीय नेता कहते हैं, लेकिन उनमें से कौन जो है पूरे देश में इस तरह से एक समान लोकप्रिय है? आज जब राहुल गांधी ने यह बात कही कि मैं अपनी बहन को आप लोगों के हवाले कर रहा हूं, तो हमें 20 साल पहले की वो घटना याद आ गई कि जब ठीक यही बात ऐसे ही प्रियंका गांधी ने राहुल को अमेठी ले जाकर अमेठी के लोगों से कही थी कि मैं अपने भाई को आप लोगों के हवाले कर रही। बड़ा भावुक क्षण था आज का, प्रियंका के लिए भी, राहुल के लिए भी, सोनिया जी के लिए भी, सबके लिए। क्यों? क्योंकि प्रियंका गांधी ने ये जो है, जैसा उन्होंने खुद ही कहा कि सबसे पहले वो जो है 89 में राजीव गांधी के साथ चुनाव प्रचार करने गई, और उससे पहले जाती तो पहले से ही रही है। 81 का जो पहला चुनाव लड़ा था राजीव गांधी ने, तब से जाती रही है, लेकिन पूरी तरह चुनाव प्रचार में शामिल होना उन्होंने 89 से शुरू किया था। तो वो 35 साल का पूरा इतिहास बता रही थी, और सही है वो कि उन्होंने जिस तरह से मेहनत की है
जिस तरह से लोगों से अपना कनेक्शन बनाया है वो बहुत कम नेता बना पाते हैं। देखिए, हम आपको कुछ बातें बताएं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही वो यहाँ वायनाड में भी करेंगी। प्रियंका गांधी जो है बड़ी बड़ी रैलियों के बदले कॉर्नर मीटिंग्स में ज्यादा यकीन करती हैं और आप आश्चर्य करेंगे कि एक दिन में वो 12-12, 14-14 कॉर्नर मीटिंग्स लेती हैं और न केवल कॉर्नर मीटिंग लेती हैं, नुक्कड़ सभाएं लेती हैं, बल्कि उसके बाद वहां महिलाओं के ग्रुप से अलग मिलती हैं, युवाओं के ग्रुप से अलग मिलती हैं, पार्टी नेताओं से अलग मिलती हैं, सबको 5-5 मिनट का टाइम, और उसके बाद मीडिया से भी। मीडिया के साथ सबसे बड़ी मीडिया के लिए बड़ी परेशानी का मामला हो जाता है कि जब आप प्रियंका को कवर करते हैं तो वो इस मीटिंग में बोल के आगे निकली और 1 घंटे बाद क्या बोल दे किसी को नहीं मालूम, वो नई बात बोल देती है। तो इसलिए जो खासतौर से टीवी वाले होते हैं उन्हें हर उनकी कॉर्नर मीटिंग कवर करना पड़ती है। नहीं तो आमतौर पे हम ये करते हैं, बड़े नेताओं की 3-4 सभाएं होती हैं तो एक सभा करते हैं, दूसरी छोड़ देते हैं और तीसरी में पहुंच जाते हैं और चौथी में। और आमतौर पे ये होता है कि जो बात शुरू उन्होंने पहली सभा से की होती है वही लास्ट तक वो करते हैं। मगर प्रियंका के साथ ऐसा रिस्क जो है कोई टीवी रिपोर्टर और कैमरामैन नहीं ले सकता। अभी बात हो रही थी इंदिरा गांधी की छवि की। इंदिरा गांधी की छवि भी है और वो इंदिरा गांधी से इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि एक बार उन्होंने रायबरेली में खुद बताया, उनकी साड़ियों की बड़ी तारीफ होती है कि ये साड़ियां कोई मैं नई नहीं खरीदती हूं, ये सब इंदिरा जी की है, उन्हें थोड़ा सा ऑल्टर करके मैं पहनती हूं। तो उनका जुड़ाव जो है इंदिरा जी से इस तरह है। लेकिन एक बात और बताते हैं हम आप जी, एक बात, ये जो पर्पल कलर है, ये पर्पल कलर की साड़ी, पर्पल कलर का पूरा ये जो देख रहे हैं, ये जो रथ बनाया गया है, वो आज जो डीएम महोदया, जो निर्वाचन अधिकारी, वो भी पर्पल कलर में है। ये इसका क्या मतलब है, जरा ये भी बता दीजिए शकील जी। पर्पल फिर रथ भी पर्पल, जब आप साड़ी का जिक्र कर रहे थे इसलिए ध्यान आया। ये तो अब डीएम क्या पहनती है इसके बारे में चर्चा करना हमें लगता नहीं है कि कोई अच्छी बात होगी कि डीएम है वो वहां पे और निर्वाचन अधिकारी है वो। लेकिन प्रियंका जी जो है इससे पहले दूसरे रंग की साड़ी पहने हुए थी और महिलाओं की साड़ियों के बारे में बात करना बड़ा मुश्किल है। नहीं। पहनती क्या है, लेकिन हाँ साड़ी पे एक जिक्र आपने किया था, एक बात जरूर बता देते हैं हम कि रायबरेली के अंदर इस परिवार के बारे में इतनी बात की जाती है, कहीं शहजादा कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है। तो एक दिन सुबह ही सुबह संजय गांधी गेस्ट हाउस में ये लोग रुकते हैं वहां पे रायबरेली में, तो वहां पे सुबह ही सुबह देखा कि सोनिया जी थोड़ा सा परेशान घूम रही हैं। मालूम पड़ा क्या बात है, क्या हो गया, कल प्रेस करने की जो टेबल है उनके कमरे से कोई उठा के ले गया और वापस रख के नहीं गया। तो सुबह वो अपनी साड़ी जो है सोनिया गांधी जी खुद प्रेस करके पहनती है। तो सोनिया गांधी वो पूछ रही थी कि भाई टेबल तो ले गए थे, वापस क्यों नहीं रखी, अब अपनी साड़ी प्रेस करना है, मुझे निकलना है मुझको। तो इस परिवार के अंदर बहुत सादगी है और ये सारी की सारी चीजें कई बार दिखाई देती हैं। तो हम ये बता रहे थे कि ये परिवार खुद जो है उत्तर भारत से भी लड़ता है, दक्षिण भारत से भी लड़ता है और प्रियंका ये पहली नेता इस परिवार की हो गई है जो केवल दक्षिण भारत से अपना पहला चुनाव लड़ रही हैं। सोनिया गांधी भी लड़ी थी मगर वेल्लारी के साथ वो चुनाव वे अमेठी से भी लड़ी थी। वो चुनाव था 1999 का। 97 में वो पार्टी की मेंबर बनी, 98 में अध्यक्ष बनी पार्टी की वो, और 99 में वो एक साथ 2 चुनाव में लड़ी थी, उत्तर और दक्षिण दोनों जगह। लेकिन प्रियंका सिर्फ एक सीट पर लड़ रही हैं और वो भी दक्षिण से। तो हम ये बता रहे थे कि ये परिवार या कांग्रेस उत्तर भारत के नेताओं को दक्षिण से ही नहीं लड़ाता, भारत की एकजुटता विविधता में एकता, बल्कि दक्षिण के नेताओं को भी उत्तर भारत से उसी तरह लड़ाता है और जिताता है। ये बात तो शायद कम ही लोगों को मालूम होगी कि 1952 1952 और 1957 पहला और दूसरा चुनाव दिल्ली की आउटर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने मलयाली सी कृष्णन नायर को चुनाव लड़ाया था और जिताया था। 1952 में बंगाली सुचिता कृपलानी को लड़ाया था। आप देखिए कि किस तरह भारत की एकता के लिए यह परिवार जो है दक्षिण के लोगों को यहां लाके लड़ाता था
और उन दिनों माहौल कैसा था हमारे उत्तर भारत का कि वो लोग जीतते थे। सीएम स्टीफन को 1980 में सीधे अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ नई दिल्ली से। और यहां एक बात बता दें कि वाजपेयी जी जो हैं 3 लोकसभाओं से एक साथ लड़े हैं। पहले लड़ सकते थे, बाद में यह नियम बना कि 2 ही से लड़ सकते हैं, 3 से, लेकिन वो भी कभी दक्षिण से नहीं लड़े। और आज के विश्वगुरु की तो हम बात ही क्या करें। कभी लड़ना चाहिए उनको, जाके एक चुनाव लड़के बताना चाहिए कि वो विश्वगुरु हैं और देखिए दक्षिण से भी लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा ये थोड़ा मुश्किल ही लगता है। तो अगर बाकी बातों के बारे में बाद में बात करेंगे, बस एक बात और बता दें हम आपको कि प्रियंका गांधी का वहां से चुनाव लड़ना पूरे देश में एक बड़ा संदेश जाएगा। और वो संदेश ये है कि ये जो परिवार है, इसको जो प्यार मिलता है वो किसी क्षेत्र विशेष का नहीं है, किसी वर्ग विशेष का नहीं है, ये पूरे देश का प्यार है। और इस परिवार ने वो कमाया है, अर्न किया है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की कुर्बानी से, नेहरू को देश के नवनिर्माण से, तो इस परिवार ने वो सब अर्न किया है, इसलिए देश उससे इतना प्यार करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका गांधी का ये आज जुलूस देख रहे हैं। आज प्रियंका गांधी ने वायनाड से नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, नामांकन दाखिल किया है। और इसका क्या असर पड़ने जा रहा है उधर दूसरे राज्यों में, यानी महाराष्ट्र के चुनाव पर और झारखंड के चुनाव पर। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग की बात हो गई है और तीनों दल, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव गुट, तीनों 85 सीटों पर, जो आधिकारिक अब सूचना आ गई है, तीनों 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 18 सीटें इन लोगों ने छोड़ दिए उनके लिए जिनके साथ अभी नेगोशिएशन चल रहा है, और 15 सीटें जो बची हुई हैं इसके अलावा, उन 15 सीटों के लिए भी आपसी बातचीत चल रही है कि किसके खाते में कितनी सीटें जाएं। यानी अभी इन लोगों ने अपने अपने लिए 85 सीटें फाइनल कर ली हैं। और ये इन 85 सीटों में किन किन जगहों से किसको उतारना है ये भी फाइनल है। तो इधर महाविकास अघाड़ी या कहें तो इंडिया गठबंधन, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन है, जैसा प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे, इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहा है और मजबूती के साथ लड़ रहा है। एक फैसला ये हो गया है कि तीनों 85 सीट्स पे चुनाव लड़ेंगे। 85 × 3 = 255 प्लस 18 और जोड़ दीजिए, 18 और जोड़ लीजिए, जिसके बारे में इन्होंने कहा कि ये हम अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ा है, तो वो हो जाता है 273। अब बची हुई 15 सीटें हैं, उन 15 सीटों पे बातें अभी बाकी हैं, होना बाकी हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, यहाँ से प्रियंका गांधी से शुरू करते हैं और वहां से लेकर महाराष्ट्र तक क्या कुछ देखा जाए? राजीव जी, कर्नाटक की बात चल रही है, केरल की बात चल रही है, तो दक्षिण भारत को याद करते हुए हमें ये दोहरा लेना चाहिए कि कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत पुनर्प्रवेश का द्वार है। इतिहास में जब भी ऐसा अवसर आया कि कांग्रेस अपने बुरे से बुरे दिनों से गुजर रही, तब दक्षिण भारत ने उसे सहारा दिया। इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हार गई आपातकाल के बाद वाला, तो उन्होंने चिकमगलूर से चुनाव लड़ा, जीत कर आई और सिर्फ 2 साल के भीतर 1980 में सत्ता में वापस आ गई। ठीक वैसा ही इतिहास दोहराया गया 1999 में भी, शकील साहब जिक्र कर ही रहे थे। बेल्लारी बंधुओं के लिए चर्चित रहे, रेड्डी बंधुओं के लिए चर्चित रहे। बेल्लारी से सोनिया गांधी ने पहला चुनाव लड़ा, साथ में उन्होंने रायबरेली से भी लड़ा था। सुषमा स्वराज उनके सामने थी। सुषमा स्वराज ने वहां की भाषा कन्नड़ सीख ली थी, मंच से भाषण दिया, अटल बिहारी वाजपेयी चकित रह गए थे। इसके बावजूद वे चुनाव हार गए। 1999 से सिर्फ 5 साल के भीतर 2004 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। सोनिया गांधी 1998 में अध्यक्ष बनी थी, 99 पहला चुनाव लड़ी, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के 3 बार के प्रधानमंत्रित्व के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। इस वक्त भी कांग्रेस उसी तरह के संक्रमण काल से गुजर रही। आप थोड़ा सा याद कर लीजिए 1999 से पहले क्या हो रहा था कांग्रेस के भीतर। कांग्रेस में विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार, तारिक अनवर, पीए संगमा, ये लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके। लगभग वैसी दशा इस वक्त है।
राहुल गांधी के अपने संगी साथी कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। 2019 के लोकसभा चुनाव में हारने के बाद से तांता लगा हुआ है, लेकिन फिर अपनी राख से फिर से उठ खड़े होने की जिजीविषा के साथ कांग्रेस फिनिक्स बनने के रास्ते पर है। अब सवाल यह है कि इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी ने अपना डेब्यू यहां से किया है, वायनाड से। तो क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा? जैसा इंदिरा गांधी ने वापसी की, जैसे सोनिया गांधी ने वापसी की, क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की वैसी वापसी का बायस बनेंगी? फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है वो ये है कि दक्षिण भारत में वो चाहकर भी वैसी जगह नहीं बना पाती जैसी वो कोशिश करती। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव भी हाल ही में हारी है वो। प्रियंका गांधी अगर यहां से जीत कर आती है तो जो बड़े परिवर्तन होंगे वो एक तो ये होंगे कि दक्षिण भारत में कांग्रेस को एक बार फिर मजबूती मिलेगी। कि शुरू में प्रशांत जी ने कहा कि उत्तर दक्षिण के 2 ध्रुवों पर गांधी परिवार के 2 सदस्य राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो डोर थामे होंगे, सेतु बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरा परिवर्तन राजीव सदन में दिखाई देगा। हमने डीवी लाइव पर हमारा आपका वीडियो है कि देश के इतिहास में पहली बार होगा कि एक मां और उसके बेटा और बेटी एक साथ पहली बार संसद में बैठे। शायद ये भी पहली बार होगा कि सगे भाई बहन एक साथ लोकसभा में बैठे। मैंने काफी सर्च किया लेकिन मुझे और दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिला। पति पत्नी तो रहे अलग अलग सदनों में और एक सदन में। जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ट्रेजरी बेंच के सामने होंगे तब सत्ता को उनके सवालों से जूझना पड़ेगा। अभी तो राहुल गांधी अकेले 2024 के चुनाव की जीत के बाद जिस तरह सदन में हमलावर हो रहे हैं, फिर उसके बाद उन्हें अपनी बहन का साथ देना है। आज कई प्रतीकों के जरिए कई तरह के संदेश देने की दक्षिण भारत से कोशिश की गई। हम जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार दक्षिण भारत में उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जब अपनी कलाई पर बंधी हुई राखी दिखा रहे थे और ये बता रहे थे मैं ऐसे खोलता नहीं हूं जब तक ये पूरी तरह से टूट नहीं जाती, तो असल में वो उत्तर भारत को संबोधित कर रहे थे। वो विंध्याचल के इस पार के भारत को एड्रेस कर रहे थे। वे बता रहे थे कि जिस भारतीय संस्कृति का ढोल बीजेपी और आरएसएस पीटते हैं उसका उनसे ज्यादा पालन करने वाला गांधी परिवार। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी का चुनावी राजनीति में कूदना न केवल गांधी परिवार बल्कि कांग्रेस के लिए भी मुफीद रहेगा आने वाले कल में जब इसके परिणाम निकल जाएंगे। हम देखेंगे क्या परिणाम वहां की जनता सुनाती है। जैसा कि अभी हम लोग कर रहे हैं कि वे रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत सकते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या और परिवर्तन होते हैं। वहां से चलकर हम जब महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी उसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है जैसी वो हरियाणा में कर रही थी। यद्यपि हरियाणा में सीधी लड़ाई थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच, महाराष्ट्र में 3-3 लोगों का समूह है, 3-3 पार्टियों का समूह है जो लड़ रहा है। छोटे छोटे और दल भी है उनके साथ। महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने का हिसाब किताब चुकता करने की मंशा लिए हुए है। महाराष्ट्र की जनता ये भी ध्यान किए हुए है कि जिस सरकार को एकनाथ शिंदे की जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा फिर भी चलने दिया गया, तो अब उस पर अंतिम फैसला जनता सुनाएगी। जनता तय करेगी कि सचमुच में जो सरकार तो चल रही थी इतने दिनों से, तड़के 4 बजे की शपथ के बाद फिर एकनाथ शिंदे के तोड़फोड़ के बाद उस सरकार का अंतिम निर्णय जनता करने जा रही। अब जो चुनौती महाविकास आघाड़ी के सामने है राजीव, और उसे मैं थोड़ी बड़ी चुनौती मानता हूं, आसान नहीं है। वो चुनौती है सीटों का बंटवारा, साझेदारी, मिलजुल कर ऐसे निर्णय पर पहुंचना कि जीतने लायक प्रत्याशी और जिन सीटों पर जिस पार्टी का वजूद है वहां बाकी के सहयोगी दल उसके नाम पर सहमत हो जाए। यद्यपि ये चुनौती दूसरी तरफ महायुति जो है बीजेपी और एकनाथ शिंदे अजित पवार की, वो भी सामना कर रही है इस चुनौती का। लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने जीवन मरण का प्रश्न, उन्हें अपने गौरव को, अपने मराठा गौरव को, बाला साहब ठाकरे की विरासत को बचाना है। तो ये चुनाव उनके लिए डू और डाई का, जितना कांग्रेस के लिए नहीं है, जितना शरद पवार के लिए नहीं है, उससे लाख दर्जे ज्यादा
उद्धव ठाकरे के लिए उनके अस्तित्व की लड़ाई है, उन्हें पार्टी बचाना है। चुनाव चिन्ह तो जिस तरह से चुनाव आयोग ने दे दिया दूसरे धड़े को, उन सब चीजों पर जनता से मोहर लगाना है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे मोदी शाह हो, चाहे उनकी एजेंसियां हो, इन सब के बाद भी अंतिम फैसला जनता सुनाती है। और अब जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के साथ जनता के सामने जा रहे हैं, तो अब तक ऐसा लग रहा है कि वे थोड़ी बढ़त लिए हुए। लेकिन अंतिम बात और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि टिकटों का बंटवारा आपस में कैसे होता है, और जो संभावित बगावत है, जो थोड़ी बहुत होगी ही, असंतोष होगा ही, स्वाभाविक है, हर पार्टी में होता है, बीजेपी और एकनाथ शिंदे या अजित पवार की पार्टी में भी होगा। उससे किस तरह निपटते हैं ये तीनों पार्टियां, असंतुष्टों को कैसे बिठाते हैं, वोटों का बंटवारा कैसे रोकते हैं, ये सारी चुनौतियां भी सामने है। और अगर इनसे पार पा लिया तो महाराष्ट्र से एक बड़ा झटका मोदी शाह और बीजेपी को लग सकता है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक बड़ा झटका लग सकता है अगर इन सब यानी कि जो चुनौतियां अंदर खाने हैं टिकटों के बंटवारे को लेकर, इन चुनौतियों को पार कर ले तो ये महाविकास अघाड़ी कहें या इंडिया गठबंधन के नेता जो चुनावी मैदान में कूदेंगे और वो अगर आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये झटका होगा बीजेपी और उसके उस गुट के लिए, एनडीए के लिए। और सबसे बड़ी बात जो आपकी ही बात में एक बात और जोड़ दूं कि यहाँ स्टेक पर बीजेपी है, बीजेपी की पूरी जो किस्मत है वो दांव पे है, इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में अभी तक 3 बार सरकार बनी पिछले 5 साल में, और 3 बार में से 2 बार बीजेपी ने काफ़ी कोशिश करके सरकार को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। पहली बार, उसके बाद दूसरी बार में तो उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी, और तीसरी बार फिर से छीनी हुई चुराई हुई सरकार है जो अभी तक है। और इसके बहुत सारे आयाम, बहुत अलग अलग पहलुओं को आप लोग जानते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में जो लोग दखल रखते हैं वो तो और भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन यहां से अगर बीजेपी हारती है और सरकार नहीं बना पाती है तो एक मोहर यह भी होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसा वहां 370 को लेकर जम्मू कश्मीर में था, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों ने नकार दिया 370 के ऊपर जो भी फैसला सुनाया गया था बीजेपी की सरकार की तरफ से, वैसा ही होगा यहां भी अगर यहां बीजेपी या महायुति की सरकार नहीं बनती है आगे। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, और आपके विचार भी इस पर बहुत इंपॉर्टेंट कि एक तरफ प्रियंका गांधी, लहर वहीं से उठी है आज, और इधर अब 85 सीटों पर बात बन गई और 18 सीटें, सब कुछ आप सुन चुके हैं, 15 सीटों पे अभी और बात बननी बाकी है। इन सब के बीच नरेंद्र मोदी विदेश में हैं, आप देख रहे हैं, और चीन के साथ 5 साल से आंखें तरेर रहे थे, अब आंखें मिला रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, सब कुछ सारे विजुअल्स देख लिए। कैसे देश की सियासत को और देश की सियासत में नए मोड़ को आप देखते हैं? धन्यवाद राजीव जी। एक तो वायनाड, महाराष्ट्र और झारखंड, इन तीनों चुनावों में एक सबसे बड़ी समानता यह है कि तीनों के तीनों जगहों पे पूरा का पूरा गठबंधन मौजूद है। वायनाड में आज अगर आप नामांकन की तस्वीरें देखिए तो पूरा यूडीएफ वहां मौजूद था। केरल कांग्रेस के दोनों घटक वहां मौजूद थे, मुस्लिम लीग मौजूद थी, कांग्रेस का पूरा नेतृत्व मौजूद था। और वायनाड में जो रथ यात्रा निकली, जो ये रोड शो हुआ, उस रोड शो में भी जो घटक दलों के नेता थे वो शामिल हुए। अब हम लोग जो अभी आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं उसमें अगर आप देखिए तो मुस्लिम लीग के जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो साथ साथ अगली पंक्ति में राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के साथ टोपी पे खड़े हुए हैं जी। तो ये इसे, और तीनों चारों पार्टियों की जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े उत्साह के साथ वायनाड में मौजूद थे। गठबंधन ने अपनी पूरी मौजूदगी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की। प्रियंका गांधी अपने पिता की तरह से उपचुनाव के माध्यम से संसद में प्रवेश कर रही है। राजीव गांधी भी संजय गांधी की मृत्यु के बाद अमेठी से चुनाव लड़ करके 1981 में पार्लियामेंट गए थे, उपचुनाव हुआ था, और अपने भाई के द्वारा खाली की गई सीट पर प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ने के लिए आई। केरल का यह उपचुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 2026 में जब केरल विधानसभा का चुनाव होगा उस समय कांग्रेस या यूडीएफ सत्ता की बड़ी दावेदार है। राहुल गांधी की उपस्थिति से
जो इस साल का लोकसभा का चुनाव था, इस चुनाव में कांग्रेस ने बहुत उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की और वायनाड में लोगों ने बड़े उत्साह के साथ, मतलब अगर आप 2014 का इलेक्शन अगर आप याद कीजिए, इसी वायनाड में तो कांग्रेस को जीत तो मिली थी, लेकिन कुछ हजार की जीत मिली थी और बीजेपी ने और सीपीआई ने दोनों ने इस 2014 में इस सीट को कांग्रेस से छीनने की कोशिश की थी, जो कि परंपरागत सीट है कांग्रेस की। लेकिन 2014 के शाहनवाज साहब के चुनाव का एक मामूली अंतर 2019 के चुनाव में लाखों में बदल दिया राहुल गांधी ने। और वह चुनाव ऐसा था जो सामान्य चुनाव नहीं था। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उम्मीदवार थे। उस चुनाव में सीपीआई की डी राजा की पत्नी एनी राजा उम्मीदवार थी, माने कि एनडीए की तरफ से और इंडिया दल समूह आप आज का जो है उसको भी कह सकते हैं, तो चुनौतियां बराबर की थी, लेकिन राहुल गांधी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। स्थिति यह है कि अब जब इस चुनाव में अब जो उपचुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी एकदम नए उम्मीदवार को उतार रही है। सीपीआई ने जरूर अपने पुराने उम्मीदवार को उतारा है जो 2014 में भी पार्टी के उम्मीदवार थे वायनाड से। स्थिति इसलिए प्रियंका गांधी का यहां से चुनाव लड़ना कांग्रेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय है। पूरे दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस की मौजूदगी, बड़े नेता की मौजूदगी और ऐसा नेता की मौजूदगी जो निर्णय लेने में सक्षम है, यह एक बड़ा संदेश है दक्षिण भारत के राज्यों के लिए। और अपने पूरे के पूरे सहयोगी दलों को बांधे रखना, यह वायनाड में कांग्रेस की उपलब्धि है। वायनाड में जो मैंने अपने केरल के मित्रों से मैं बात कर रहा था, जो वायनाड का जिला मुख्यालय है, वहां सुबह से ही लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। यह रोड शो तो बहुत बाद में शुरू हुआ और नामांकन की प्रक्रिया बाद में शुरू हुई, लेकिन आसपास के जिलों से, आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग सुबह से इकट्ठे होने शुरू हो गए थे और बहुत ही व्यापक और बहुत प्रभावशाली रोड शो हुआ। और इस कितना प्रभाव था या लोगों में कितना उत्साह था, अगर आप जो महिला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों का ट्रांसलेशन कर रही थी, अगर आप उनके भाषण, उनके बॉडी लैंग्वेज को और बोलने के तरीके को देखिए, वो ट्रांसलेशन नहीं कर रही थी, पूरे उत्साह के साथ लोगों से बात कर रही थी। यह बताता है कि जो लोग वहां मौजूद थे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, उनमें इस चुनाव को लेकर के किस तरह का उत्साह है। आप किसी कांग्रेस के व्यक्ति से बात कीजिए या जो राजनीतिक रूप से वहां सक्रिय लोग हैं उनसे आप बात कीजिए, सभी कहते हैं कि बड़ी जीत लोग दिलाने के लिए प्रियंका गांधी के लिए प्रयासरत है। और वायनाड की जीत, मतलब जो मैंने अपने मित्रों से बात करता हूं तो किसी ने अभी तक संदेह नहीं व्यक्त किया कि कोई दूर दूर तक कोई आशंका हो। और भारतीय जनता पार्टी का जो रुख दिखाई पड़ा, उससे भी लग रहा है कि बहुत कोई महत्वपूर्ण उम्मीदवार उन्होंने नहीं उतारा, अपने पुराने उम्मीदवार को भी नहीं उतारा, कई बार कोशिश करते रहे, वो भी नहीं किया, तो कहीं से कोई बड़ी चुनौती नहीं लगती है प्रियंका गांधी के लिए। और यह जीत बड़ा संदेश देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्लियामेंट में दोनों राजीव गांधी की और प्रियंका गांधी की उपस्थिति माने रखती। राहुल गांधी चुनावी राजनीति कोई प्रियंका गांधी के लिए नई बात नहीं है। आज जो एक घटना बहुत चर्चा में थी वायनाड में कि प्रियंका गांधी अपने संभवतः होटल में जा रही थी अपनी मां से मिलने के लिए, रास्ते में एक व्यक्ति ने उनको रोका और कहा कि मेरी बड़ी 80 साल से ज्यादा उम्र की मेरी बूढ़ी मां है और आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक है, आपसे मिलना चाहती। वह अपनी कार छोड़ करके पैदल उस व्यक्ति के घर में चली गई और परिवार के साथ अच्छा खासा समय बिताया। यह जो चर्चाएं हैं उनकी, यह वही है कि जो वह रायबरेली और अमेठी के चुनाव प्रचार के दौरान भी लोगों से अपने बेहतर कनेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए दिखाती रही, या जो उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा। वही जो यहाँ पे यूडीएफ की उपस्थिति और नेताओं की मजबूत उपस्थिति रही, वही आप महाराष्ट्र में देखेंगे। महाराष्ट्र की स्थिति है कि तमाम तरह की कहानियां चलाने की कोशिश की गई कि महाविकास अघाड़ी में मतभेद है, सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में मतभेद है, उद्धव ठाकरे को लोग अपनी पहचान देने के लिए तैयार, तमाम तरह की बातें चली।
लेकिन साफ साफ तरीके से महाविकास अघाड़ी ने सीटों का विभाजन कर लिया। सुनील जी जरा ये देख लेते हैं, अभी आप बता रहे थे इसी विजुअल ये वाली है, जरा इसको फुल स्क्रीन ले आइए, जरा देख लेते हैं जिसका जिक्र कर रहे और थे। ये महिला उसकी माँ से मुलाकात जी, ये जरा इनके बीच बातचीत भी है, जरा उसको ले आइए स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन ले आइए, हम लोगों को बता दीजिए। हाँ Another observation. My sister. What's your name? Veena. Veena, and your name? My name. What's your name? तो ये बताता है कि किस जी सुनिए। और आप इस वीडियो के वो प्ले देख लीजिए कि कितने लोगों ने इसको देखा है, कितना पॉपुलर हुआ है। ये मैं खुद नहीं देखा था, मेरे केरल के एक साथी ने मुझे बताया और भेजा, बल्कि किया भी, और बहुत कायदे से लोगों के बीच में उपस्थित है। यह जो कनेक्ट है इस परिवार का, चाहे राहुल गांधी का, ये बताता है कि किस तरह की लोकप्रियता है। दक्षिण भारत ने कांग्रेस के सबसे खराब दिनों में भी कांग्रेस का साथ दिया है। यह तीसरी महिला है जो वहां से चुनाव लड़ने आई, सब के सब जीते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को पराजय का सामना करना पड़ा हो। यह पब्लिक कनेक्ट की इनकी ताकत है, ये सबसे बड़ी चीज यह होती है। और यही स्थिति इन लोगों ने अन्य राज्यों में भी दिखाई है। कांग्रेस ने या उद्धव ठाकरे ने जिस तरह के विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही थी महाराष्ट्र में, उन सभी चीजों को किनारे कर दिया। कांग्रेस ने भी बड़प्पन दिखाई, कांग्रेस ने भी त्याग किया। आप सोचिए कि अगर लोकसभा के चुनाव के परिणामों को अगर आप अंदाज रखिए तो 85 सीट की ताकत नहीं है कांग्रेस की, बहुत ज्यादा की ताकत है। इससे ज्यादा पे उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। और ऐसे है कि अतीत में भी कांग्रेस अधिकांश उन इलाकों में जहां जीतती रही है, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने अपने दावे को छोड़ा कि किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए, किसी तरह का आपस में अविश्वास की स्थिति नहीं बननी चाहिए। तो जो इंडिया दल समूह ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और एकताबद्ध होकर के जो अपनी उपस्थिति दर्ज की, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल इसी का इंतजार कर रही थी कि मतभेद आपस में हो जाए, आपस में तनाव की स्थिति हो जाए, अविश्वास की स्थिति हो जाए, वो पूरी तरह से खारिज हो गई। और झारखंड भी आप देख लीजिए, आरजेडी को लेकर के एक तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि आरजेडी उस गठबंधन से अलग हो रहा है या आरजेडी असहमत है। लेकिन हेमंत सोरेन और कांग्रेस वामपंथी दलों ने मिल करके एक झारखंड में भी अपनी स्थिति मजबूत की। और झारखंड की उस स्थिति का परिणाम हुआ कि बीजेपी के प्रतिष्ठित नेता पार्टी छोड़ने लगे। सबसे सिटिंग एमएलए ने पार्टी छोड़ दिया हुआ, और ये बीजेपी के अंदर एक तरह के लोगों की नाराजगी नजर आई। लेकिन इंडिया दल समूह ने अपने आप को ठीक रखा। तो वायनाड में यूडीएफ, महाराष्ट्र में इंडिया, झारखंड में इंडिया दल समूह के सभी नेताओं के दलों की एक आपसी समझदारी, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए इन दोनों राज्यों में, वायनाड में तो कोई चर्चा ही नहीं है। वायनाड में तो जो इंडिया का तो कोई लेना लादना नहीं है, जो कुछ भी है वह एलडीएफ की स्थिति है। और एलडीएफ कितना लड़ पाएगा, या जो आज का जो रोड शो था उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है वह। अब केवल बची है महाराष्ट्र की और झारखंड की। तो इन दोनों राज्यों में जो एकता दिखाई है इंडिया दल समूह ने, यह एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। क्योंकि यह उनकी तैयारी केवल है कि इंडिया दल समूह में एक तरह का विभाजन हो, एक तरह का विश्वास हो, एक तरह के मतभेद हो, वह दिखता नहीं कहीं। अब जब आपस में इनकी एक समझदारी है, तो जो गलतियां हरियाणा में हुई उसके दोहराए जाने की आशंका दूर दूर तक नहीं है।
सुनील जी आपको रोकना चाहूंगा, मैं थोड़ा एक विजुअल और दिखाना चाहता हूं और सेकंड राउंड में ये महाराष्ट्र और झारखंड पे आपसे जरूर थोड़ा विस्तार से सुनना चाहूंगा, समझना चाहूंगा। जरा एक वीडियो अभी राहुल गांधी ने फिर से जारी किया है, इस वीडियो को जरा देखते हैं और अपने दूसरे साथियों के बीच भी आता हूं। माफ़ी चाहूँगा, मैं आता हूं आपके पास भी सुनील जी, थोड़ा महाराष्ट्र पे और भी थोड़ा गहराई से और बातें करनी है, वो भी समझेंगे। ज़रा इस वीडियो को ले आइए, अभी अभी इस वीडियो को जारी किया है राहुल गांधी ने और राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ इस वीडियो को जारी किया है। दोनों भाई बहन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, क्या कुछ चल रहा है ज़रा सुन लेते हैं। What is this face you're making? I'll miss Wayanad. That's the face I'm making. Who would I choose as MP of Wayanad other than me? It would be my sister, and not because I like her and because I'm very fond of her and I love her very much, but because she'll actually do a good job. She's got many qualities. She goes into a lot of detail, and she's my sister. So that's the best. That's a good quality too. No, I'm joking. I think what I've understood from you is that you really love the people of Wayanad, and I hope to be able, and they love you, and I hope to be able to continue that work. If she likes you, then she will do whatever beyond anything that you can ever imagine. She's also going to like Wayanad a lot. You see, a huge part of being a good MP is, do you like the people you're working for, the place where you're working? So she's going to like it. Do you think she'd be a better MP than you for Wayanad? That's a tough question. I don't think so. तो इस वीडियो को अभी आप देख रहे थे और ये वीडियो अभी से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने इसे जारी किया है और ये सब कुछ एक नए मोड़ की तरफ आपको, इस देश की सियासत को नए मोड़ की तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं। ये साफ साफ तय मानिए कि इस देश की सियासत में एक तरफ आप नरेंद्र मोदी की राजनीति को देख रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी की राजनीति, और इसमें इस ढंग के वीडियो को भी देख रहे हैं। जल्दी से डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। राजू जी, देखिए बहुत सारे, जैसा कि राकेश पाठक जी ने इशारा किया कि बहुत सारे प्रतीकों में भी बातें हो रही यहाँ पर। मैं एक ही बात, दो तीन बातें इस पर बताना चाहता हूँ कि देखिए 13 नवंबर को इसका मतदान होगा और 23 तारीख को इसके नतीजे निकलेंगे। और जिस राहुल गांधी पर और प्रियंका गांधी पर, सोनिया गांधी पर परिवारवाद के कई तरह के आरोप लगाए जाते रहे और भारतीय जनता पार्टी तो इससे लेके हमेशा टूट पड़ती थी, 13 नवंबर से 23 नवंबर के बीच इसी परिवार के दो महान लोगों का जन्मदिन भी आता है। वो है 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू और 19 नवंबर को इंदिरा गांधी। अब देखिए राजनीति कहां से कहां पहुंच गई कि कहां आप नेहरू और गांधी परिवार की आलोचना करते थे और उसके प्रति लोगों का जो प्यार है वो किस प्रकार से उमड़ पड़ा है। ये जो केरल में जो इस समय राहुल गांधी है, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। 1952 में नेहरू जी गए थे केरल। जब उन्होंने वहां पर बोट रेस देखी तो इतना आनंदित हुए वो कि उसके बाद उन्होंने दिल्ली लौटने के बाद जिस नाव पर वो चढ़े थे उसकी एक प्रतिकृति भेजी और वो वर्षों से वहां पर जो बोट रेस होती है, बड़ी प्रसिद्ध है, अंतरराष्ट्रीय इवेंट होता है वो। 1952 के बाद उस बोट रेस का नाम बदलकर ही नेहरू ट्रॉफी कर दिया गया है। तो नेहरू का, जिसको हम कहते हैं कि, और हम बात अक्सर करते हैं कि इस परिवार का जो कनेक्ट है और विशेषकर दक्षिण भारत तक जो है, वो देखिए आप किस प्रकार से है कि लोग उस चीजों को आज भी ध्यान में रखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय राहुल गांधी की सारी ताकत जो है वो इस चुनाव तक तो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी के साथ रहेगी, लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी एक बार आ जाती है लोकसभा में तो ये दोहरी ताकत हो जाएगी। हम कल भी बात कर रहे थे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो कैसे एक बड़ी चुनौती जो है भाई बहन के रूप में उपस्थित होने जा रही है। अभी जो राहुल गांधी बता रहे थे कि मैं तो अनौपचारिक रूप से एक सांसद रहूंगा आपका, और प्रियंका गांधी भी है। आप याद कीजिए कुछ समय पहले इसी बरसात में जब केरल में और वायनाड में ही बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था तो वहां सबसे पहले पहुंचने वालों में राहुल गांधी थे और प्रियंका गांधी भी वहां पर थी। मतलब अपनी जिम्मेदारियों को लेकर जो है वो इस प्रकार से सतर्क है। तो एक प्रकार से लोगों को ये भरोसा जा रहा है कि हमारा जो काम है, हमारी जो समस्याएं हैं उसको उसी प्रकार से सुलझाती रहेंगी। राहुल गांधी 2019 का जो चुनाव जीते थे वो 4,31,000 वोट मिले थे उनको, और 2024 में उन्हें करीब 3,64,000 के आसपास हुआ था उनको जो वोट मिले थे। तो आप समझ के जाइए, और अब
कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है। उनके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी ने नव्या हरिदास को खड़ा किया है, उनकी स्थिति क्या रहेगी ये हम भी समझ रहे हैं। लेकिन बहुत सही बात यह है कि परिवारवाद का जो मामला है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। दो ही घटना है जिसका एक का उल्लेख राकेश पाठक जी कर चुके हैं कि किस प्रकार से सोनिया गांधी के कारण ही शरद पवार, आप याद कीजिए कि उनके साथ तारिक अनवर और पीए सेंगमा ने बदल के दूसरी पार्टी बनाई थी, लेकिन आज उनके साथ है। मैं एक और छोटी सी घटना बताता हूं, 1995 की बात है। शिवसेना का एक सम्मेलन हुआ था नासिक में, जिसे मैंने पत्रकार के रूप में वहां पे मैं मौजूद था। तो वहां पर उनसे एक सवाल पूछा गया था बाल ठाकरे से कि क्या आपके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ने जा रहा है 1995 में। तो बाल ठाकरे ने बहुत ही अपनी विशेष शैली में कहा था कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं चाहे रहूं चाहे न रहूं। लेकिन देखिए वो सब कुछ रिकॉर्ड पर है, मैं जो बता रहा हूं कोई हवाई बातें नहीं, सब रिकॉर्ड पर है। और अब आप ये देखिए कि सबसे राहुल गांधी के नजदीक और मजबूती के साथ खड़े होने वाले जो लोग हैं उनमें से एक जो है वो उद्धव ठाकरे हैं। उसके बाद तारिक अनवर साहब वापस कांग्रेस में आ गए हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इनमें सबसे बड़ी जो क्वालिटी है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, वर्ली से आदित्य ठाकरे को उम्मीदवार बनाया गया है, वर्ली से आदित्य ठाकरे को उम्मीदवार बनाया गया है जी। तो वो तो इसके पहले भी थे और मंत्री भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब वही मैं कह रहा हूं कि किस प्रकार से परिवारवाद के लेके जिस प्रकार से राग अलाप रही थी भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो अध्याय जो है वो बंद हो जाएगा और लोग जान जाएंगे कि इस परिवार का जो योगदान है और जो स्वीकार्यता है वो कहीं भी पिछले लंबे समय से है। और अंतिम बात की प्रियंका गांधी ने जब ये बात बताई कि 35 वर्ष तक मैं काम कर चुकी हूँ चुनावी, तब आभास हो रहा है कि इतना 35 वर्ष मतलब कोई छोटा मोटा कार्यकाल नहीं होता। इतने समय में तो बहुत सारे नेताओं का पूरा पॉलिटिकल करियर शुरू होकर खत्म भी हो जाता है। तो 35 वर्ष तक तो देखिए पार्श्वभूमि में काम कर चुकी है। अंतिम संयोग बताकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। 1912 में नेहरू जी जो है इन्हीं परिवार के, वो सक्रिय राजनीति में आए और 1947 में प्रधानमंत्री बने। मतलब 35 वर्ष उन्होंने भी काम किया। तो वो 35 वर्ष अब प्रियंका गांधी के भी 35 वर्ष, ये अद्भुत संयोग मुझे ऐसा लगता है कि 35 वर्ष तक घिस जाने के बाद तो ये कोई इन्हें दिया हुआ टिकट नहीं, ये इन्होंने अर्जित किया है, अपनी मेहनत से अर्जित किया है, धूल खाई है, धूप में घूमी है और तमाम तरह के कष्ट सहने के बाद वो उन्होंने अपना हक साबित किया है कि हाँ, मैं वायनाड से इसलिए नहीं चुनाव लड़ रही हूँ कि मैं एक इस विशिष्ट परिवार की सदस्य हूँ, बल्कि मैंने इसके लिए कांग्रेस की पर्याप्त सेवा की है। मुझे बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं कांग्रेस में जिन्होंने 35 वर्ष इंतजार करने के बाद कहीं पर चुनाव लड़ा। राजीव जी बिल्कुल। और एक संयोग ये है कि आज 23 तारीख है, 23 अक्टूबर, और आज ही के दिन 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। तो ये भी देखिए। और नेहरू जी की बात आप कर रहे थे, तो 35 साल नेहरू जी और उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तो एक सवाल ये भी होगा कि क्या प्रियंका गांधी उस दिशा में जाएंगी। शकील अख्तर जी आपके पास आऊँ, लेकिन आपसे पहले ज़रा अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आता हूँ। अमलेंदु जी, बहुत कुछ हम सबके सुन रहे हैं, आप चुपचाप, चल क्या रहा है आपके दिमाग में? नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा राजू जी। मैं तो बस यही देख रहा था कि प्रियंका गांधी से जिस तरीके से वो महिला गले मिल रही है, मैं वीडियो देख रहा था। और राजीव जी, मुझे अपना बचपन याद आ गया कि हम लोगों ने इसी तरीके से इंदिरा गांधी से लोगों को निपटते हुए देखा है, कि इसी तरीके से लोग जो थे इंदिरा गांधी से निपटा करते थे। और इंदिरा गांधी की जब सूचना मिलती थी कि इंदिरा गांधी कहीं आ रही हैं, तो इंदिरा गांधी की सभाओं में सबसे ज़्यादा भीड़ जो होती थी वो महिलाओं की होती थी, और लोग इसी तरीके से इंदिरा गांधी की एक झलक पाने को और उनसे निपटने को बेताब रहते थे। तो मैं देख ये पा रहा हूँ कि ठीक वही आभास जो है वो प्रियंका गांधी का इस वीडियो में दिखाई पड़ा रही थी। एक तो चीज़ ये, दूसरा ये कि आज 23 अक्टूबर है और आज उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। 23 नवंबर को परिणाम आएंगे और राजीव जी 26 नवंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है संविधान दिवस के अवसर पर। और मुझे लगता है कि 26 नवंबर को ही प्रियंका गांधी संविधान दिवस के अवसर पर लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगी। तो ये एक बहुत अद्भुत दिन प्रियंका गांधी के लिए और इस देश के लिए भी हो सकता है, कांग्रेस के लिए तो होगा ही होगा राजीव जी। तो बहुत सारी चीजें 26 नवंबर के बाद संसद में बदलती हुई दिखाई देंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बहुत तगड़ा दबाव जो है वो हम लोग देखेंगे आने वाले समय में राजीव जी।
तो अभी तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था, क्योंकि जब से ये वीडियो चला, हालांकि हम लोगों ने इसे दिन में भी चलवाया था, लेकिन अभी जब चला तो ये काफी ज्यादा मेरे ऊपर इसका प्रभाव सा हुआ, तो इसलिए मैंने इस बात का यहाँ जिक्र करना जरूरी समझा राजीव जी। बाकी अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि वो अपनी बहन की राखी जो तब तक नहीं उतारती जब तक कि वो मतलब पूरी तरीके से टूट नहीं जाती है, तो ये तो राजीव जी हम लोग क्या, मैं भी अभी पहने हूँ अपनी बहन की बांधी हुई राखी, अभी तक मैंने बंधी हुई है और बंधी रहेगी, तो ये तो है। तो अब ये इसका मतलब जो राहुल गांधी ने वहाँ अपना पारिवारिक जो कनेक्ट है और भाई बहन के बीच के रिश्ते की जो बात कही है, ये बीजेपी को काफी ज्यादा परेशान करने वाली चीज है, क्योंकि जो लोग पारिवारिक होते हैं वो परिवार का महत्व समझ सकते हैं, और जो परिवार विरोधी होते हैं वो परिवार का महत्व नहीं समझते, वो परिवारवाद का आरोप लगाया करते हैं। तो ये जो साफ अंतर है, इसको समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो परिवार का महत्व समझ रहा है, और एक पूरी की पूरी पार्टी जो है किस तरीके से परिवार विरोधी हुए जा रही है, ये देखने वाली चीज है राजीव, तो बहुत कुछ आगे हमको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से एक तरफ जो शुरुआत में भी मैं कह रहा था कि ये परिवारवाद का आरोप लगाते लेकिन इससे बचने की कोशिश न करते हुए राहुल गांधी यहाँ इसी को एक अपनी मजबूत कहें तो एक हथियार के रूप में यूज कर रहे हैं, और उसमें परिवारवाद का आरोप तो उधर भी लग रहा है, दूसरे साइड भी। अभी आप लोगों ने देख लिया झारखंड में कितनी सीटें मिल गई बीजेपी की तरफ से, बेटा भी, बाप भी, बहू भी, भतीजा भी, कौन नहीं है, पूरी लिस्ट है। चलिए कोई बात नहीं, प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, कैसे अब ज़रा इधर महाराष्ट्र की तरफ चलें। महाराष्ट्र में अब 85-85-85 और एक बिल्कुल यहाँ पे एक दिख रहा है कि तीनों दल आपस में बहुत ही शानदार ढंग से कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, और उसके बाद 18 सीटें अपने सहयोगियों के लिए, 15 सीटों पर हम बात करेंगे। ये इसका क्या मतलब है, कैसे देखा जाए इसको? और है, और उसका नाम है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग का शुरू से मतलब और जगह तो हरियाणा में हमने देखा या झारखंड में या और जम्मू कश्मीर में, लेकिन डायरेक्ट इंटरफेरेंस महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव आयोग का है। आप देखिए किस तरीके से पार्टियों के सिंबल उन्होंने उन पार्टियों से जो कि फाउंडिंग पार्टीज हैं उनसे छीन कर और स्प्रिंटर ग्रुप को यानी दल बदलू लोगों को उन्होंने दे दिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि स्प्रिंटर ग्रुप को पार्टी के सिंबल दे दिए गए। अब एक और खेल किया है। देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ होते रहे पिछले 3 विधानसभा चुनाव में। महाराष्ट्र की विधानसभा एक्सपायर हो रही है 26 नवंबर को। ये संजय राउत ने मामला उठाया, बहुत गंभीर मामला है। 26 नवंबर को एक्सपायर हो रही विधानसभा महाराष्ट्र की, 23 नवंबर को रिजल्ट आ रहे हैं। 23 नवंबर को रिजल्ट आते आते 24 नवंबर तक हो जाएगा बहुत सारे कैंडिडेट को सर्टिफिकेट मिलते हुए। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है, बाई रोड भी आए तो 15-16 घंटे कई जगह लगते हैं। अब अगर आप देखिए कि महाराष्ट्र में सब विधायकों को 24 तारीख को मुंबई आना होगा। 25 तारीख की रात तक अगर दावा पेश नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन की संभावना वहां दिखाई देती है। ये चुनाव आयोग ने इतना भी कुशल नहीं रखा है कि सरकार बनने में जो है अगर 48 घंटे या 24 घंटे की भी देर होती है तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, और राष्ट्रपति शासन लगेगा फिर ईडी सीबीआई ये सब होगा। तो महाराष्ट्र की जनता को बहुत डिसाइसिव जो मैंडेट देना है वो चुनाव आयोग के खिलाफ देना है, चुनाव आयोग की कारगुजारी के खिलाफ देना है। दूसरी बात, हम सब यहाँ प्याज खरीद रहे हैं दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में कांदा रेल आ रही है प्याज नासिक से और महाराष्ट्र से लेकर, लेकिन नासिक या महाराष्ट्र का जो नॉर्थ महाराष्ट्र है, उत्तर महाराष्ट्र, वही प्याज की बेल्ट है। और वो बेल्ट जो है वो शेड्यूल ट्राइब
वोटों की भी है, वो बेल्ट जो है वो मराठा वोटों की भी है, और उसमें बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से रिजल्ट जो है पिछले 2 विधानसभा और लोकसभा में आए हैं। 35 असेंबली सीट हैं राजीव जी, नंदुरबार, नासिक, जलगांव, अहमदाबाद, धुले में, अहमदनगर और धुले में 35 सीटों में बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 13 सीट लेके विधानसभा में आई थी, लेकिन लोकसभा में इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। लोकसभा की 6 सीटों में से 4 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है। तो ये जो प्याज वाली बेल्ट है और वहां पे बीजेपी फंसी हुई है, कभी एक्सपोर्ट बैन करती है, कभी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है, प्याज की फसल नष्ट हुई है, नुकसान हुआ है, प्याज की बुआई में लेट हुआ, प्याज के किसान परेशान हैं, और ये प्याज के किसानों की परेशानी बीजेपी को काफी आंसू जो है दिला सकती है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अभी तो प्याज की राजनीति को अगर आप देखिएगा तो उत्तर भारत के लोगों को आप खुश कर रहे हैं, ट्रेन से प्याज मंगा रहे हैं, लेकिन वहाँ के किसानों को कितनी राहत आपने दी है ये किसान पूछेगा चुनाव के समय। जी बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, चुनाव के समय। और महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उन मुद्दों में किसान सबसे अहम मुद्दा है। और विदर्भ का जो एरिया है पूरा का पूरा, जहां कांग्रेस और बीजेपी लगभग आमने सामने आपको, और कांग्रेस बहुत मजबूत है विदर्भ में, वहां पे आप किसानों के मसले को और भी नज़दीक से देखेंगे चुनाव के दौरान, जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा। शकील अख्तर जी, ज़रा समझूं आपसे कि यहाँ क्या आपको लगता है कि जब महाराष्ट्र में चुनाव के लिए और पूरी तैयारियाँ चल रही हैं, झारखंड में सब कुछ पहले से पैक हो चुका है, धीरे धीरे सीटों का बंटवारा वो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी। इसमें एनडीए के सामने अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन आगे है। कल तक बात ये हो रही थी कि इंडिया गठबंधन में अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। इंडिया गठबंधन ने आज तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि हमने, और खासकर महाविकास आघाड़ी ने, कि हमने सब कुछ तय कर लिया है। क्या यहाँ से बैकफुट पर नजर नहीं आती यहाँ बीजेपी या उसका गठबंधन? देखिए, महाराष्ट्र में और झारखंड में भी कोई कारण नहीं था कि जिससे इंडिया गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़े। इंडिया गठबंधन को एक होके ही चुनाव लड़ना था। 2024 का चुनाव जिस तरह इंडिया गठबंधन ने लड़ा, और उस वक्त जो सीट शेयरिंग की बात हुई थी वही अभी तक चली आ रही है। ये बात कांग्रेस और बाकी सारे विपक्षी दल अच्छी तरह समझ गए हैं कि फिलहाल जो है मिलके लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। और आपने देखा कि 2 दिन पहले तक महाराष्ट्र में किस तरह की अफवाहें फैलाई गई। यहां तक कह दिया गया कि गृह मंत्री से संजय राउत मिले हैं, फडणवीस से उद्धव ठाकरे मिले हैं। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि दूसरे पक्ष में एनडीए में किस तरह की घबराहट है, क्योंकि महाराष्ट्र का ये जो चुनाव है वो लोगों के लिए एक बदला लेने का मौका है। उन्होंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि 5 साल में 3 सरकारें बन जाएंगी, और जिसमें से 2 सरकारें वो हैं जो मैंडेट के खिलाफ बनी है, जनमत के खिलाफ बनी है। उद्धव ठाकरे को वहां के लोग एक स्वाभाविक मुख्यमंत्री के तौर पे चाहते थे, और उद्धव ठाकरे से जिस तरह से सरकार गिराई गई, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, ये वहां के लोगों को अच्छा नहीं लगा। और देखिए, एक बात हम और बताएं कि ये जो चुनाव है वायनाड में हो रहा है, महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, लेकिन इसके साथ यूपी में भी है। ये यूपी की जो दोनों सीटें हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2024 के लोकसभा में जो 240 पर रुक गए मोदी जी, स्पष्ट बहुमत नहीं पा पाए, वो उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो यूपी ही था। आप यूपी में देखिए कि एसपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है, वहां पे बीजेपी नंबर 2 पे आ गई है। तो अब ये जो वहां दंगा करवाया गया, बीजेपी के खुद के नेता ने आरोप लगाया, हम नहीं बोल रहे, विधायक है बीजेपी का, और अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं यहां पे। तो ये चुनाव यूपी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और वहां की 9 विधानसभा उपचुनावों में भी आपको बड़े नए किस्म के नतीजे मिलेंगे जो 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे होंगे। एक बात और कि अभी जिक्र हो रहा था इंदिरा गांधी का
और उनके 1978 के चुनाव का, चिकमंगलुरु का। लेकिन उससे पहले एक बड़ी घटना हुई थी बेलछी की। उस बेलछी ने ही इंदिरा गांधी की निराशा को तोड़ा था। वो बताना इसलिए जरूरी है कि बेलछी के बारे में सब लोग जानते हैं। हाथी में बैठ के इंदिरा गांधी गई थी और वहां से उस नरसंहार को उस समय मीडिया भी थोड़ा सा दबाने की कोशिश कर रहा था। गृह मंत्री चरण सिंह थे, मामूली मामला बता रहे थे। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय अखबारों ने इसको उठाया, और खासतौर से इंदिरा गांधी की वो तस्वीर जो हाथी में बैठी हुई थी, तो उसके बाद वो सारी की सारी चीजें बदल गई। तो हम यहाँ पे जो एक खास बात बता रहे हैं, जो शायद कम लोगों को याद होगी, मालूम भी हो सकता है नहीं हो, कि इस परिवार का इंपैक्ट क्या होता है। परिवारवाद के नारे आरोप तो बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन इस परिवार का इंपैक्ट यह होता है कि देश में किसी दलित हत्याकांड पे पहली बार फांसी जो है वो बेलछी में हुई थी। वो जो है आज भी स्थिति ऐसी है। जब हाथरस में हुआ तो राहुल गांधी को वहां पहुंचने नहीं दिया, सड़क पे गिरा दिया गया। पीड़िता के परिवार के घर के सामने धरना लगा दिया गया, पीड़िता को ही और पीड़िता के परिवार को ही दोषी बता दिया गया। लेकिन वो इंदिरा गांधी का इंपैक्ट था, वो परिवार का इंपैक्ट था कि 1983 में 2 लोगों को फांसी की सजा हुई, फांसी भी चढ़े थे। तो ये होता है इस परिवार का इंपैक्ट। इसीलिए राहुल और प्रियंका दूसरी बार में हाथरस के घर होके आए थे, उसके यहां गए थे। तो ये परिवार जो है हमेशा साथ में खड़ा रहा है। तो ये चुनाव महाराष्ट्र में नहीं है, वायनाड में नहीं है, और झारखंड में नहीं है, ये यूपी में भी है। और ये 2024 के बाद ये बताने के लिए है कि इस देश की जनता क्या समझ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में कहा कि भैंस ले जाएंगे आपकी, मंगलसूत्र छीन लेंगे, लेकिन नहीं चला। 240 पे इसलिए तो रुके। अब मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। यूपी में इसी की परीक्षा है अब, कि अगर वहां के लोगों ने समझ लिया कि हमारी बेरोजगारी, हमारी महंगाई, खराब कानून व्यवस्था पर पर्दा डालने के लिए ये सब बटेंगे कटेंगे की बात हो रही है, हमारी जो असली परेशानियों हैं उससे बचना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां स्थिति बदल जाएगी। अखिलेश यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अखिलेश को यहां पे महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन ने अच्छी तरह एडजस्ट किया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि सारे के सारे इंडिया गठबंधन के दल जो है मिलकर लड़ रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। हम 2 चीजें देखिए हमेशा से कहते रहे, जोर देके कहते रहे कि अगर ये 2 चीजें हो जाएं तो मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। और मोदी जी के लिए मुश्किल क्यों? मोदी जी से किसी का कोई विरोध नहीं है। मोदी जी के लिए मुश्किल इसलिए कि मोदी जी पिछले 10 साल से सिर्फ प्रतीकों की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं, विभाजन की कर रहे हैं। जनता की समस्याओं के बारे में वो बात नहीं कर रहे। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, सरकारी शिक्षा खत्म हो गई, सरकारी चिकित्सा खत्म हो गई। चीन का आपने जिक्र किया, उस पर ज्यादा बात नहीं हो पा रही है, टाइम भी नहीं है उतना। लेकिन चीन पे क्या समझौता हुआ कि दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। अरे हम तो पहले ही पीछे हट गए थे, वो आगे बढ़ गए थे। वो 10 किलोमीटर आगे बढ़े हैं, उसमें से 2 किलोमीटर पीछे हटेंगे। हम 10 किलोमीटर पीछे हट गए थे, उसमें से 2 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे। 8 किलोमीटर हमारे गए। नहीं ना, आगे कहां बढ़ रहे हैं? यहाँ भी तो पीछे पीछे स्थिति जो, हाँ, यहाँ भी तो 2 किलोमीटर पीछे हट रहे हैं। मतलब 10 से 12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर पीछे, 12 हो जाएंगे। हाँ, 12 हो जाएगी। तो स्थिति जो है और खराब से ज्यादा खराब होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि आज भी बाजार जो है चीनी माल से पूरा का पूरा भरा पड़ा हुआ है। आप चीन के से समझौते की बातचीत करते हैं, लेकिन वहां से सामान मंगवाते चले जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के छोटे उद्योग पूरी तरह खत्म हो गए। ये लड़ियां जो है ये हिंदुस्तान में बनती थी, हमें याद है। बिजली की लड़ियां हिंदुस्तान की बनी हुई लगती थी जब चीन से नहीं मंगाई जाती थी। आज चीन से मंगाई जा रही है। कौन सा ऐसा सामान है दिवाली पे जो चीन का नहीं आ रहा हो? सारी अर्थव्यवस्था हमारी तबाह हो गई है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर सकता है, कोई वो बोल नहीं सकता है। तो ये जो चुनाव हैं ये बताएंगे कि 2024 से अब जो विधानसभा के चुनाव हैं किस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जनता के जो असली मुद्दे हैं
उनको छुपाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि प्रियंका वहां उन मुद्दों को उठाएंगी, महाराष्ट्र में उठाएंगे, झारखंड में उठाएंगे और यूपी में उठाएंगे। और इसलिए ये चुनाव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़े इंटरेस्टिंग भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका गांधी से लेकर इधर चुनाव, 2 राज्यों के चुनाव हैं, उपचुनावों की भी बात हो रही है और इन उपचुनावों और 2 राज्यों के विधानसभा के चुनाव, इसके नतीजे आज ही के दिन अगले महीने 23 तारीख को, 23 नवंबर को आएंगे और उस दिन भी बहुत सारी बातें हम करेंगे। बहुत लोग निराश हैं कि पिछले चुनावों के रिजल्ट वैसे नहीं आए, लेकिन उस निराशा से बाहर निकलिए और आगे के रिजल्ट की बात सोचिए। जल्दी से आना चाहता हूँ डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, और ज़रा आपसे भी समझूं महाराष्ट्र और झारखंड, इसमें महाराष्ट्र की बात और उसकी चर्चा ऐसे भी ज़्यादा क्योंकि 288 सीटें हैं और सब कुछ दांव पे इसी में है। एक जगह तो इंडिया की सरकार है, एनडीए की सरकार नहीं है झारखंड में, लेकिन यहाँ एनडीए की सरकार है, महायुति की सरकार, छीनी हुई सरकार। कितना स्टेक लगा हुआ है यहाँ बीजेपी का। इस बीच एक खबर ये भी है कि फडणवीस जो हैं, देवेंद्र फडणवीस, वो दिल्ली आए हुए हैं, अभी इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं अमित शाह से और ज़रूर चुनावी रणनीतियाँ चल रही होंगी, लेकिन क्या ये मामला फंसा हुआ नज़र नहीं आता अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो ये चुनाव? महाराष्ट्र झारखंड पर आने से पहले 2 मिनट और वायनाड पर लेना चाहता हूँ। प्रियंका गांधी का नामांकन भारतीय जनता पार्टी में कैसी खलबली मचा रहा है, इसका एक सबूत यह है कि बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं इसलिए कांग्रेस ने नामांकन के वक्त उनको भीतर कलेक्टर के रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नहीं आने। सिर्फ 1 मिनट के अंदर अनेक तस्वीरें आ गई जिसमें साफ दिख रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रियंका गांधी के पक्ष में बैठे। यानी जिस तरह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन स्मृति ईरानी ने झूठ फैलाया, वैसे ही आज प्रियंका के नामांकन के साथ झूठ फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन गजब यह है कि सच्चाई जानने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके मीडिया से तमाम बड़े बड़े नेताओं से साझा कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कमरे के अंदर नहीं आने देंगे, जबकि सारी तस्वीरों में मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए। तो ये बता रहा है कि प्रियंका गांधी की आमद झंडेवालान से लेकर 7 लोग कल्याण मार्ग तक सबको चिंता में डाल रही। अब किसका स्टेक दांव पर लगा है? स्वाभाविक तौर पर नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में जैसे तैसे मिली जीत से अपनी साख फिलहाल बचा दी। यद्यपि उसी दिन नतीजे जम्मू कश्मीर के भी आए थे, लेकिन चूंकि मुख्यधारा का तथाकथित मीडिया उसकी उतनी चर्चा नहीं कर रहा था, वरना 370 पर वहां जो जनादेश आया वो मोदी की हार है। उनके अपने सबसे बड़े नारे के 370 को हटाकर उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया था, उसे खारिज कर दिया करता। अब रही सही कसर, क्योंकि मोदी शाह बीजेपी अच्छी तरह जानते हैं कि हरियाणा में उन्होंने किस तरह चुनाव जीता। क्या वे सारे साम दाम दंड भेद, ये हमारा आरोप नहीं है, खुद अमित शाह जी के शब्द, साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना है? क्या महाराष्ट्र में और झारखंड में ये साम दाम दंड भेद चल पाएगा? ऐसा लगता नहीं। एक तो झारखंड में उनकी सरकार में इंडिया गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन को जेल भिजवाकर जो उन्होंने पाप कमाया है उसका हिसाब भी उनकी जनता करने वाली। आदिवासी समाज बहुत आसानी से इस बात को नहीं भूलेगा कि हेमंत सोरेन को किस तरह जेल में डाला गया। इसी तरह महाराष्ट्र की जनता भी नहीं भूलेगी कि चुने हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को किस तरह सत्ता से बेदखल किया गया और उनकी पार्टी का अपहरण करके चुनाव चिन्ह तक दूसरे गुट को दे दिया गया। तो मुझे लगता है इन पूरी घटनाओं में अंत में तो मोदी शाह की ही, खास तौर से प्रधानमंत्री के साथ ही दांव पर लगी है, क्योंकि पूरे देश में कहीं भी चुनाव होता है, पार्टी जीतती है तो मोदी को श्रेय दिया जाता है, हारती है तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम और आप तो याद दिलाते हैं ना कि उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले अभी 13 तारीख को मतदान और 23 को मतगणना है, तो 23 को देखेंगे कि महाराष्ट्र और झारखंड की जनता क्या फैसला सुनाती है।
जी बिल्कुल, 23 को आज ही के दिन देखेंगे कि महाराष्ट्र और झारखंड की जनता किसके पक्ष में वोट देकर किसकी सरकार बनवाती है। इस बीच दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नीचे महमूद प्राचा, नाम सुना होगा आप लोगों ने महमूद प्राचा का। महमूद प्राचा लगातार चुनाव सुधार और ईवीएम को लेकर जितनी यहाँ पर विसंगतियां हैं इन सब की पोल खोलते रहते हैं। और अभी से ठीक इस कार्यक्रम के बाद उनका इंटरव्यू आप देखेंगे। हमारी सहयोगी बुशरा खानम ने इंटरव्यू लिया है महमूद प्राचा का। और ईवीएम भरोसे के लायक क्यों नहीं है, भरोसे पे ईवीएम खरा क्यों नहीं उतरती है, ये और दूसरी चीज़ कैसे हरियाणा का चुनाव में क्या कुछ हुआ, ये सब की पोल खोलेंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ठीक इसके बाद जब ईवीएम की चर्चा होती है। लगातार मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ इसी कार्यक्रम में काफ़ी सारे जो हमारे साथी हैं मुझे समझाते रहते हैं कि कुछ भी कर लीजिए, 23 तारीख को रिजल्ट तो कुछ और आएगा। और लेकिन क्या करें, फिर बात करना छोड़ दें, प्रोग्राम करना छोड़ दें, बंद कर दें सब कुछ, घर में बैठ जाएं। आप भी बैठ जाइए, वोट देना बंद कर दीजिए, हम भी बैठ जाएं, प्रोग्राम करना बंद कर देते हैं और फिर बनाने देते हैं मोदी जी को अपनी सरकार। 50 साल तक चाहते हैं वो चलाते रहें। लेकिन मैं उन लोगों को, उन जो निराश लोग हैं उनके लिए एक बात ज़रूर करना चाहता हूं। सुनील शुक्ला जी आपके पास आऊं आपसे पहले कि ज़रा ये उधर देखिए, 5 जून की तरफ जाइए, 240 सीटों पर बीजेपी अटक गई। आप 4 जून को जाइए, 240 सीटों पर अटक गई बीजेपी, हालत खराब हो गई, नरेंद्र मोदी जी को सिर माथे लगाना पड़ा संविधान को। और उसके बाद आप ज़्यादा पीछे मत जाइए, 2 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें से 370 वाला राज्य क्या हुआ, नकार दिया गया, मुंह की खानी पड़ी। इसकी बात न करके आप उसी गोदी मीडिया की गोद में आप तमाम दर्शक, ऐसे दर्शकों, बहुत खुल के बोल रहा हूं, जाके बैठ जाते हैं जिनको लगता है कि सब कुछ यही एक राज्य हार जाने के कारण हो गया। पोल खोलेंगे अभी महमूद प्राचा, आप सुनिएगा जरूर इस प्रोग्राम को, इस इंटरव्यू को जरूर देखिएगा। लेकिन इसके साथ साथ जरूरत यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप लड़िए, लड़ना मत छोड़िए। नहीं तो अंग्रेज 250 साल यहां राज किए थे, छोड़ देते। गांधी जी की जरूरत क्या थी, फिर नेहरू जी की जरूरत क्या थी, ऐसे हमारे आजादी के परवानों की जरूरत क्या थी, सब बैठे रहते घर में। इसलिए कि कुछ तो होता नहीं है, 250 साल हो गए। आज आजाद भारत में आप सांस ले रहे हैं, तो ये सांस आगे भी ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि इस प्रोग्राम में हिस्सा बनिए और निराशा छोड़िए और बाहर निकलिए और एक स्वस्थ निष्पक्ष चुनाव करवाने के मुहिम में आप भी जुड़िए। आप हाथ पे हाथ धरे रहेंगे और सिर्फ मुझे लिख करके ये मैसेज देंगे कि कुछ नहीं होने वाला है, तो सबसे बड़े कायर आप हैं जो ये लिख रहे हैं। मैं सीधे सीधे शब्दों में कहता हूं। सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जरा अब महाराष्ट्र की बात समझना चाहता हूं। बहुत नजदीक से हम लोग चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में क्या कुछ होने जा रहा है। 3 बार सरकार बनी 5 साल में, आखिरी सरकार छीनी हुई सरकार। इससे पहले भी सुबह 5 बजे खबर लगती है कि यहां तो ओथ सेरेमनी हो गई। एक साहब मुख्यमंत्री बन जाते हैं देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं अजित पवार, और उसके बाद फिर वो 2.5 दिन की सरकार चलती है, फिर से वहां सरकार बनती है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे की सरकार भी छीन ली जाती है और अब एकनाथ शिंदे उन्हीं के शागिर्द, उन्हीं के साथी वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और उसके बाद से कहानी यहां तक पहुंचती है कि इलीगल होते हुए भी सरकार चल रही होती है अभी तक, और इसको सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि यह गैर कानूनी है। और उसके बाद क्या वहां की जनता ऐसे छोड़ देगी? धरातल पे दिखाई तो नहीं देता है। बाकी काम तो महमूद प्राचा जैसे लोग कर रहे हैं बहुत ईमानदारी के साथ, जिसको आप नीचे देख रहे हैं, और इनकी बातें, जरूरत है इनके साथ जुड़िए, ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला। सुनील जी, सरकारें जनादेश से बनती हैं, तोड़ फोड़ करके सरकार नहीं बनती है। तो 3 बार सरकार नहीं बनी है, सरकार तो एक ही बार बनी जो जनादेश हुआ था। बिल्कुल। तो दूसरी चीज यह है कि जो लोग निराश हैं, सवाल है कि केवल हार और जीत से थोड़े फैसला होता है कि जनता किसके साथ खड़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को हरियाणा में 11% ज्यादा वोट मिले अपने पिछले चुनाव की तुलना में, कांग्रेस का वोट बढ़ा 11%, बीजेपी का वोट बढ़ा 3%, तो जनता किसके साथ गई? भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में जब पहली बार सत्ता में आई हरियाणा में, और जितना उसको वोट मिला, 2024 के चुनाव में उसके मुकाबले 18% उसके मतों में गिरावट आ गई। जनता किसके साथ खड़ी है? यह इस तरह का जो परसेप्शन बनाने वाली बात है और नैरेटिव बनाने वाली बात है, ये जनता को निराश करने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कि उसको क्या करना है।
और जो जो संघर्ष करता है लोग उसके साथ खड़े होते हैं। आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में दोनों महत्वपूर्ण दलों को खंड खंड कर दिया, शिवसेना और एनसीपी, जिसके बारे में कहा जा रहा था, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता था कि शिवसेना को कोई तोड़ नहीं सकता। एक अलग आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, एक अलग तरह का उसका मंतव्य है, वो नहीं निकलेगी, नहीं टूटेगी। उस पार्टी को बीजेपी ने तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस जहां के तहां खड़ी है, उसमें कोई उस तरह का बिखराव नहीं है। इक्का दुक्का होता तो कहीं कहीं चले जाते हैं। तो सवाल है कि लड़ने वाले लोगों के साथ लोग भी रहते हैं, उनके साथ जन समर्थन भी रहता है, और लड़ने का परिणाम लोगों ने कांग्रेस को इस लोकसभा के चुनाव में दिया भी। दहाई का अंक नहीं पार कर पाई इस तोड़ फोड़ और जोड़ तोड़ के द्वारा बनाई गई सरकार के बावजूद महाराष्ट्र के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई, जनता उनके साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ी। जिस मुंबई में, जिसके लिए कहा जाता है कि शहरी इलाकों में कि भारतीय जनता पार्टी में उसका असर बहुत ज्यादा होता है, मुंबई शहर से बड़ा शहर तो कोई है नहीं। हम लोग यही मानते हैं ना कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई ये बड़े शहर हैं, कॉस्मोपॉलिटन टाउन्स माने जाते हैं। उस मुंबई शहर में भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा, वहां की जनता भी उनके साथ नहीं खड़ी। तो ये स्थितियां बनती नहीं है। और दीपक जी ने एक उदाहरण दिया कि बाला साहब ने कहा था कि हमारे लड़के परिवार के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे कभी चुनाव नहीं लड़े, आज तक चुनाव नहीं लड़े हो। राज ठाकरे भी आज तक चुनाव नहीं लड़े। उद्धव ठाकरे के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी पीढ़ी आ गई। तो बाला साहब ठाकरे ने जिस तरीके की एक राजनीतिक शिक्षा दी अपनी पार्टी में और अपने परिवार के लोगों को, लोगों ने कम से कम उनके अगले जनरेशन तक चलाया है। उनके परिवार में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने नहीं गया। राजनीति में बाला साहब ठाकरे भी थे, उस पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते थे, देश की राजनीति को प्रभावित करते थे। उद्धव ठाकरे राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस राजनीतिक संस्कृति को प्रोत्साहित करना शुरू किया, महाराष्ट्र के लोग उसको स्वीकार नहीं करते। विश्वासघात करना, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के बोते महाराष्ट्र की राजनीति करने शुरू की, उसकी अपनी कोई ताकत नहीं थी और उस शिवसेना को आपने तोड़ दिया। जिस बाला साहब ठाकरे का हाथ पकड़ करके आपने महाराष्ट्र में चलना सीखा था, उनमें उसी बाला साहब ठाकरे के पुत्र के साथ आपने इतना बड़ा धोखा किया। यह जनरल परसेप्शन है, वहां के लोगों का आरोप है। यह चीजें आपको, और यह गठबंधन न होने पावे, इसके लिए क्या क्या नहीं किए गए, क्या क्या प्रयास नहीं किए गए, कितनी तोड़फोड़ मचाई, कितने दबाव और किस किस तरह के नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। अभी भी अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया का हेडलाइन देख लीजिए तो क्या चल रहा है, 85 पे सहमति, 15 पे टकराव। अभी भी वही नैरेटिव चल रहा है। एक बड़ा हिस्सा लोगों ने तय कर लिया, आपसी सहमति बना ली। यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण है उनको बताना यह कि नेगेटिविटी उसमें कहां पे है। बावजूद इसके महाविकास अघाड़ी ने अपने को राजनीतिक रूप से परिपक्व साबित किया और लोगों के बीच में बताने की कोशिश की कि वो एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड में उतनी ताकत के साथ इंडिया दल समूह मौजूद है। महाराष्ट्र की, मैं तो मानता महाराष्ट्र में, हरियाणा में जनता के जनादेश से पार्टी नहीं आ रही है या बीजेपी जीत गई। चुनावी प्रबंधन है। तो जैसे हम आप इतनी देर तक बात कर रहे हैं, पता चला किसी का इंटरनेट फेल कर गया, तो ऐसा थोड़ा है कि आदमी बात नहीं करना चाहता या लोग सुनना नहीं चाहते। इन प्रबंधकीय जो दुष्परिणाम होते हैं उसका सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। वो जनता के द्वारा तिरस्कार नहीं है। तो मेरा अपना मानना यह है कि दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे शकील साहब, उस स्थिति यह है कि 10 मिल्कीपुर में चुनाव न कराना यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस विकेट पर खड़ी है। आज तक केवल क्या चुनावी पिटीशन से कहीं चुनाव रुका है क्या? चुनाव के अब तो वो पूरा का पूरा जो चुनावी था वो नल एंड वाइड हो गया। जो व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया सदस्यता से और देश मुखर्जी के खिलाफ वो पिटीशन दाखिल है, उन्होंने लोकसभा के लिए चुन गए, उन्होंने विधानसभा के सदस्य इस्तीफा दे दिया।
तो वो तो चुनाव ही खत्म हो गया, उसको लेकर के दायर पिटीशन कहां से बहुत महत्वपूर्ण रह गया। और उस पिटीशन को लेकर के न्यायालय ने कोई आदेश दिया नहीं और उसके बहाने आप चुनाव नहीं करा रहे हैं। तो आप राजनीतिक तौर पर अपने आप को कितना आश्वस्त और कितना ताकतवर बीजेपी समझ रही है, यह बताता है इस मिल्कीपुर चुनाव के टालने का निर्णय जी। बाकी जो 9 सीटें हैं उसमें भी आप देख लीजिए क्या स्थिति है। करहल जैसा विधानसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी कभी जीती ही नहीं है। कुंदरकी एक ऐसी सीट है जहां उपचुनाव केवल जीती है। फूलपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां 2017-2022 के चुनाव आप जीते, उसके पहले कभी नहीं चुनाव जीते। कांग्रेस जीती रही है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी जीती रही है। समाजवादी पार्टी ने पहली बार उस फूलपुर सीट को छीना था कांग्रेस से। कटहरी में केवल 2 बार चुनाव जीती है बीजेपी, जो अम्बेडकर नगर का सटा हुआ, अम्बेडकर नगर जिले में आने वाला है और मिल्कीपुर से सटा हुआ इलाका। गाजियाबाद में कह सकते हैं आप कि बीजेपी की स्थिति ठीक ठाक रही है। और अगर आप इसकी बात करेंगे कि जो विधानसभा के चुनाव के परिणाम थे, जितने मतों का अंतर था जीत का, उस लगभग सभी इलाकों में घट गया और कई इलाकों में भारतीय जनता पार्टी उस सेगमेंट में हार गई। 30,000 की जीत हुई थी मछुआ विधानसभा क्षेत्र में निषाद पार्टी की। 1800 की लीड हुई है अनुप्रिया पटेल जी की लोकसभा के चुनाव में, उसी विधानसभा क्षेत्र में जो मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र का एक सेगमेंट है जी। तो ऐसी स्थितियां हैं कि जो 2024 के इस साल के लोकसभा चुनाव के दौरान जो राजनीतिक हालात थे, मैं उसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं देख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत कोर्स करेक्शन करती हुई नहीं दिखाई पड़ी। और जो आप ध्रुवीकरण की राजनीति का प्रयास कर रहे थे, बहराइच के हिंसा का कितना असर पड़ा आसपास के जिलों में, कहां तनाव दिखाई पड़ा, किस तरह की नाराजगी दिखाई पड़ी खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहराइच की घटनाओं को लेकर के। क्या वहां के विधायक जी का जो बयान है वो सामान्य बयान है? उनके द्वारा किया गया एफआईआर केवल सामान्य, उसका कोई राजनीतिक संदेश नहीं है। बिना कारण उन्होंने एफआईआर करा दिया जी। सवाल ये स्थितियां हैं किसी भी, चाहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव, और आप उत्तर प्रदेश में भी देखिए आप कितनी तरह की बात। जब समाजवादी पार्टी ने एक तरफा अपने कैंडिडेट को घोषित कर दिया तो क्या नैरेटिव चलाया गया कि इंडिया दल समूह में बिखरा हुआ है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में विघटन है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारियों में। स्थितियां बेहतर होती चली गई। 2 सीटें पहले समाजवादी पार्टी ने छोड़ी, फिर 1-2 सीटों की चर्चा हो रही है वहां। तो ये तो नहीं है ना कि यह गठबंधन की राजनीति को सुचारू रूप से चलाने, जनता के बीच में उसको विश्वसनीय बनाए रखने के लिए जो गठबंधन के सदस्य हैं उनकी तरफ से कोई कमी थोड़े है। लेकिन नैरेटिव बनाने की बार-बार कोशिश की जा रही जो जिसके आप चर्चा कर रहे थे। किसी भी राज्य में, हरियाणा का सरकार बना लेने मात्र से आप थोड़े कर सकते हैं कि नहीं आप जनता का भरोसा भी आपने जीत लिया। अभी भी लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं जी। ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और इस बीच विजय वडेट्टीवार ने पूरे इस जो महाराष्ट्र में जो सीटों का बंटवारा हुआ है इस पर पूरी बात अपनी रखी है। जरा उनको सुन लेते हैं, उसके साथ साथ चर्चा को समाप्त करेंगे। जरा जल्दी से सुनते हैं। सवाल इतना है कि 85 टू 155 होते हैं। 15 जो सीट्स है वो हमारे इंटरनल एक्सचेंज की सीट है। आंकड़ा तो फिक्स है पर अभी हम लोग बता नहीं पा रहे। वैसे तो हम तीनों को मिलकर अभी जो हुआ है वो 15 सीट का ये निर्णय, ये एक्सचेंज चेंज करने का आपस में वो कल होगा। 15 सीट आप एक्सचेंज करेंगे, बाकी जो सीट है वो सीट अनाउंस कर दी है। बच्चे वाले 18 सीट ये हम लोग अपने अलायंस पार्टनर के लिए रखे हैं। अलायंस पार्टनर से चर्चा करके उनको भी हमारे साथ में लेना है, उसीलिए हमने ये रास्ता ये आपकी सेटिंग थी, बैंड्राइज आपकी सीटिंग थी तो वो चांदी वाली हमको मिल गई उसके बदले में। अच्छा, हमने चांदी वाली ले ली। इसके अलावा भी कई सी सीटें जहाँ कुर्ला से भी तो वो हम लोग वो मांग रहे हैं, उनकी जगह हम दूसरा ले रहे हैं आपस में करके। कितनी सीट है सर मुंबई की जो आप एक्सचेंज कर रहे हैं, वो बता दें कितनी सीट मुंबई की आप? तो साफ साफ यहाँ क्लियर है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि देखिए 15 सीटों पे तकरार जारी है। लेकिन पहले ये भी बता दें कि आखिर क्या कारण है कि देवेंद्र फडणवीस और उनके साथ अजीत पवार दोनों आए हैं दिल्ली और उनको मिलना है।
गृह मंत्री अमित शाह से। और आखिर कितनी सीटों पर कौन एनडीए में या महायुति में चुनाव लड़ रहा है महाराष्ट्र से, तो एक पक्ष वो भी है जिससे आप दोस्तों इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मत होइए इन्फ्लुएंस। खबर आपको अगर देखनी है तो डीवी लाइव पे आइए, यहीं आपको खबर मिलेगी। बाकी जगह सिर्फ बकवास और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सुनील शुक्ला जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शकील अख्तर जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजनीति को समझिए और बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजनीति के नाम पर आज की